हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका बेहद स्वागत करती हूँ आज के अपने इस लेक्चर में। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और सारे लेक्चर्स को आप रेगुलर देख रहे होंगे। एंड आई होप इसी के साथ साथ एक छोटा सा काम कर रहे होंगे कि मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे, उन्हें शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आई अंडरस्टैंड कि इस टाइम त्यौहार का समय है, थोड़ा सा आप कम पढ़ाई पे समय दे पा रहे होंगे, बट अगर नहीं पढ़ रहे तो थोड़ा समय निकालिए और पढ़ना शुरू करिए। और 2-3 दिन अगर एंजॉय भी करें तो दैट्स ओके, इट्स टोटली फाइन। लेकिन साथ साथ में थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करते रहिए साथ में। आज जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हम यहाँ पर क्षेत्रवाद पढ़ने वाले हैं। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर जो हमने देखा था, जिसपे हमने PYQ को समझा था, राइट, उसमें हमने एक क्षेत्रवाद यानी कि रीजनलिज्म का एक क्वेश्चन को देखा था। IAS का क्वेश्चन था, UPSC का एक क्वेश्चन था। तो इसीलिए आज इस टॉपिक को प्रॉपर वे में कवर करेंगे। फिर कल क्या करेंगे, कल का जो लेक्चर देंगे उसमें क्षेत्रवाद से संबंधित जितने भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उनको वहाँ डिस्कस कर लिए जाएंगे, उसका कुछ फॉर्मेशन इत्यादि आपको दे दिया जाएगा। तो इससे ये है कि आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आज हम यहाँ पर पढ़ते हैं क्षेत्रवाद। तो सबसे पहले मैंने कहा कि क्षेत्रवाद जो है इसको समझना है कि ये वर्ड क्या है। आप देखते हैं क्षेत्रवाद की भावना ना, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप मान लीजिए बिहार से है, मैंने कल भी ऐसे ही समझाया आपको कि वो बिहार से हैं आप, और आप ना लिट्टी चोखा वहाँ का बहुत फेमस है, या वहाँ का कल्चर बहुत कुछ ऐसा है जिसके साथ आप बहुत लगाव रखते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है उस चीज़ को लेकर। तो क्या है कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है उस चीज़ के, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का रीति रिवाज, वहाँ की परंपराएं, इन सब के प्रति आपका एक अलग विशेष लगाव है। मतलब अपने क्षेत्र के प्रति आपका एक विशेष लगाव है, कहीं ना कहीं वो आपका क्षेत्रवाद कहलाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि मनुष्य क्या एक सामाजिक प्राणी है और वो समूह में रहता है। तो इसका समूह के साथ जो है भावनात्मक संबंध एक हो जाता है समय के साथ, और इस कारण उसमें समूह के प्रति क्या होता है, लगाव की भावना भी पैदा होने लगती है। और ये जो फीलिंग है उसमें सुरक्षा की भावना का विकास भी होता है। इसी तरह उसकी उन भौगोलिक परिस्थितियों के प्रति भी आस्था उसमें और ज़्यादा उत्पन्न होने लगती है, जिसमें वह रहता है और उसकी सांस्कृतिक समानता के तत्वों को महसूस करता है, और इसके ज़रिए ही उसके विविध सामाजिक हितों की पूर्ति भी वहीं पर होती रहती है। तो कहीं ना कहीं क्षेत्र के प्रति एक गहरा लगाव वहाँ पर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे आप देखेंगे क्षेत्रवाद की अवधारणा के बारे में हम देखेंगे काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि जो लोगों में अपने क्षेत्र के प्रति होती है आमतौर पर स्वशासन की इच्छा से प्रेरित भी होता है। जैसे उदाहरण भी लिखेंगे UPSC के एग्ज़ाम या PCS के एग्ज़ाम में, कहीं भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो जैसे गोरखालैंड के लोग जो है, पूर्वोत्तर राज्य पे लोग जो लगा जनजाति है, उनमें एक होता है ना कि भाई इस पर्टिकुलर वजह से हम यहाँ पर जो है हम इसकी मांग करते हैं, अलग राज्य होने की मांग करते हैं। ऐसे नए राज्यों के गठन में हम देखेंगे कई सारे राज्य ऐसे अलग गठित होकर किसी विशेष कारण से वो अलग होकर अपना नया स्टेट उन्होंने जो है बनाया है। तो ये कला, रीति रिवाज, संस्कृति, खान पान, लहजे, इस सब से क्या क्षेत्र विशेषताओं पर जोर देता है। सकारात्मक अर्थ में क्षेत्रवाद को अगर हम समझें तो जैसे क्या है, ये लोगों को भाईचारे और एकता को दर्शाता है। बट ऑब्वियसली कि भाई वहाँ से लोगों से कनेक्टेड है, वहाँ की भाषा के लिए लेकर हम ज़्यादा खुद को भावनात्मक रूप से कनेक्टेड है। उदाहरण के लिए भाषा, खान पान, शहर आदि के आधार पर अपनापन वहाँ पर महसूस होता है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। इसका उद्देश्य है कि किसी विशिष्ट क्षेत्र के हितों की रक्षा करते हुए राज्य और उसके नागरिकों की समृद्धि और विकास को आगे बढ़ाना। भाई हम इसलिए भी अलग राज्य होने की मांग करते हैं, अलग क्षेत्र के रूप में, कि भाई वहाँ पर जो चीज़ें हैं जो पिछड़ी है बाकी देश शहरों से, तो कहीं ना कहीं वो आम दिखेंगे, मतलब कहीं ना कहीं वो कनेक्ट दिखेंगी, और दूसरी चीज़ें की लीड में आने की कोशिश करने की बात वहाँ पर एज अ पॉजिटिव हम इसको दिखाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखेंगे जैसे नकारात्मक अर्थ में अगर हम क्षेत्रवाद की बात करें तो ऐसा क्या होता है कि जब ज़्यादा लगाव हो जाता है ना, तो देश की एकता और अखंडता के लिए बड़ा खतरा पैदा होता है, जैसे खालिस्तान की मांग, बोडोलैंड की मांग। तो इस तरह के उदाहरण आप जब देंगे अपनी आंसर राइटिंग में, ठीक है, चाहे वो किसी भी स्टेट PCS का एग्जाम हो, PCS का, क्योंकि बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि मैम जो आप अभी पढ़ा रही हैं तो क्या वो PCS में काम आएगा। डेफिनेटली कुछ अलग नहीं है। हिस्ट्री जैसे मॉडर्न हिस्ट्री आप UPSC के लिए पढ़ेंगे तब भी वही, UPPSC के लिए तब पढ़ेंगे तब भी वही, लेकिन वही है कि तरीका समझने का अपना था। ये देखना पड़ेगा PYQ में या MCQ में पूछ ज़्यादा क्या रहे हैं, बस सब कुछ तो वही रहेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मैंने कहा कि ज़्यादा लगाव हो जाएगा तो भाई राष्ट्रीयता की भावना कहीं ना कहीं पीछे होती जाएगी और क्षेत्र
क्षेत्रीयता की भावना ज़्यादा हावी होती जाएगी। इसीलिए राष्ट्रवाद और क्षेत्रवाद की जो भावना है वो कहीं ना कहीं टकराने लगती है जब क्षेत्रवाद की मांग ज़्यादा इस तरह से होती है। ठीक है, अब क्षेत्रवाद की यहाँ पर कह रहे हैं कुछ विशेषताएं भी हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, इसको इस तरह से समझिए। क्षेत्रवाद की विशेषता क्या हो सकती है, जैसे असमानता पर आधारित। ठीक है, तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, असमानता पर आधारित। ठीक है, जैसे इसको समझिए, असमानता पर आधारित। इससे कहने का मतलब है कि क्षेत्रवाद क्या है कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विषमताओं से प्रभावित होता है। ठीक है, इसीलिए उसकी जो भावना है वो ज़्यादा प्रबल होने लगती है। इसके बाद दूसरा आप पॉइंट देखेंगे, एक क्षेत्र के लिए आत्मीयता की भावना। ठीक है, आत्मीयता की भावना। अब इससे कहने का तात्पर्य क्या है कि क्षेत्रवाद की जो नींव है वो समूह की पहचान और एक क्षेत्र के प्रति निष्ठा की बात को दिखाता है, निष्ठा की अभिव्यक्ति दिखाता है। इसलिए क्षेत्रवाद की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्षेत्रवाद की बात क्यों की जाती है। ठीक है, इसके बाद स्व केंद्रित, यानी कि क्षेत्रवाद की जो अवधारणा है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ स्व केंद्रित। ठीक है, क्षेत्रवाद की जो भावना है, अवधारणा है, वो अन्य क्षेत्रों के हितों को ध्यान में रखे बिना अपने क्षेत्र का विकास करने पे ज़्यादा फोकस होती है। अब यहाँ पर पारलौकिक दृष्टिकोण भी होते हैं। जैसे पारलौकिक दृष्टिकोण में आप देखेंगे जैसे जो जनजाति वगैरह भी इत्यादि क्या है, क्षेत्रवाद में देखेंगे अन्य क्षेत्रों के निवासियों को विशेष क्षेत्र से लाभान्वित होने से रोकता है। जैसे क्षेत्रवाद के रूप में अगर हम उदाहरण के स्वरूप समझे तो जैसे जनजाति इत्यादि होती है, अपने पर्टिकुलर क्षेत्र में उनको कहीं ना कहीं अपने ही क्षेत्र में वो काम करने से रोका जाता है। तो कहीं ना कहीं उनका जो एक जैविक यहाँ पर विकास है या फिर पारलौकिक एक विश्वास है उससे उसके प्रति उनको रोका जाता है। तो कह रहे हैं क्षेत्रवाद जो है अन्य क्षेत्रों के निवासियों को एक विशेष क्षेत्र से लाभान्वित होने से उसको रोकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिख सकते हैं हम, जैसे जैविक मुद्दे लिख सकते हैं। अब जैविक मुद्दे से कहने का तात्पर्य क्या है कि कभी कभी क्या होता है, क्षेत्रवाद एक मनोवैज्ञानिक परिघटना बन जाती है। मतलब वो इतने रिजिड हो जाते हैं चीज़ों को लेकर कि वो मतलब अब इसको विशेषता के रूप में हम यहाँ पर से पॉइंट्स के तौर पे बता सकते हैं। ठीक है, जब प्रश्न आपसे क्या पूछता उसके डिमांड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एक पॉइंट बनता है, सबसे बड़ी चीज़ बनती है, प्रश्न इस तरह से ही बन सकता है आपका कि, और बनते भी हैं। जैसे आपका अगर मैं प्रश्नों की बात यदि कर ही रही हूँ तो जैसे आपका 2020 में एक प्रश्न बना था कि क्या आप सहमत है कि भारत में क्षेत्रीयता बढ़ती हुई सांस्कृतिक मुखरता का परिणाम प्रतीत होती है। ठीक है, 2018 में पूछा गया था कि चर्चा करिए क्या हाल के समय में नए राज्यों का निर्माण भारत की अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद है या नहीं। तो ये सारे प्रश्न हम कल डिस्कस करेंगे। इससे पहले टॉपिक समझ लीजिए। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए अब कुछ संवैधानिक, हमने कहा था सांविधिक और संवैधानिक प्रोविजंस भी किसी किसी चीज़ के लिए किए गए हैं। तो जैसे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है इसके, ठीक है, संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है। तो क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को व्यक्त करने के लिए यदि कोई क्षेत्र जिसकी उपेक्षा की जा रही हो, सरकार की आलोचना करने के लिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 का उपयोग किया जाता है। आदिवासी पहचान को संरक्षित करने के लिए 5वीं और 6ठी अनुसूची की बात की गई है। राष्ट्रीय एकता अखंडता को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर ये नहीं कि क्षेत्रवाद के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं हम। ठीक है, व्यक्तियों और क्षेत्रों के बीच आय की स्थिति और अवसर में असमानता से निपटने के लिए आर्टिकल 38 क्या कहता है, डीपीएसपीज की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, है ना, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, ये आपने सुना होगा, और नहीं सुना है तो जाके इसको लक्ष्मीकांत की जो मेन बुक है उससे पढ़िए इसको। राज्य के माध्यम से अधिक क्षेत्रीय स्वायत्तता देने के लिए केंद्र और राज्य के बीच अनुसूची 7 यानी कि शक्ति का विभाजन की बात करता है केंद्र और राज्य के बीच में। 8वीं अनुसूची क्या कहती है, भारत के संविधान में अलग क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो है राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए कुछ प्रोविजन दिए गए क्षेत्रवाद के अंतर्गत। ठीक है, क्षेत्रवाद के लिए राज्यों की परिषद के रूप में राज्यसभा में आर्टिकल 79 और 80 के प्रोविजंस दिए गए। इस तरह से 368 में संशोधन प्रक्रिया को भी यहाँ पर अनुसमर्थन मिला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स जो रटने नहीं है आपको, ये जब आप क्या करेंगे ना, जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे, पॉलिटी में जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, फिर आप या लक्ष्मीकांत की बहुत फेमस बुक है, बहुत रिलाई करते हैं सारे बच्चे और लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की बुक, तो वो पढ़ सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में। जब आप वहाँ से पढ़ेंगे तो आपके ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, ये वाला। ठीक है, तो उसको रटना नहीं है, वहाँ पर पढ़ेंगे तो अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। भारत में क्षेत्रवाद के लिए कुछ जिम्मेदार कारक हैं। अब भाई ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से क्षेत्रवाद की बात होती है, यानी कि अपने क्षेत्र के प्रति लगाव के क्या क्या कारण हो सकते हैं। जैसे भौगोलिक कारण है, ठीक है, तो भौगोलिक कारण, सांस्कृतिक कारण हो गया, ठीक है, नृजातीय कारण, बहुत सारे कारण, जैसे
भौगोलिक कारण बात आए तो किसी विशेष क्षेत्र में निवासियों को उनकी विशेष पहचान प्रदान की जाती है। ठीक है, तो भौगोलिक सीमाओं के साथ साथ भाषाओं के वितरण के कारण, सीमाओं पर आधारित प्रादेशिक अभिविन्यास के कारण वहाँ के निवासी वहाँ से कनेक्ट होते हैं। ऐतिहासिक कारण भी कई सारे हैं। ऐतिहासिक कारण में जब आप हिस्ट्री का कुछ पार्ट पढ़ेंगे तो देखेंगे, जैसे प्राचीन काल में अशोक के शासन को छोड़कर भारत में बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय राजाओं का शासन था। उदाहरण के लिए जैसे दक्षिण भारत के चोल और पांडव, आंध्र के सातवाहन। जब मैंने आर्ट एंड कल्चर की वीडियोस बताई थी तो उसमें मैंने ये आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, मध्यकालीन चरण में अकबर के शासन के दौरान ही क्या वो भारत फिर से एकजुट हो गया। भले ही उनके शासन में एक केंद्रीय सत्ता थी, ऐसे कई राजा थे जिन्होंने स्वायत्तता और संस्कृति के साथ सूबा राज्य पर शासन किया, जैसे राजपूत और अफगान। ब्रिटिश शासनकाल में क्या वो भारत ने एक बार फिर राजनीतिक एकीकरण का अनुभव किया, और वही फूट डालो राज्य करो की रणनीति के कारण अंग्रेजों ने क्षेत्रीय असमानताओं को प्रोत्साहित किया। ठीक है, कहीं पर इस तरह के हमले के, कहीं पर इस तरह से उसको पिछड़ा रहने दिया, तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय असमानता मन में विद्यमान हुई ना। उन्होंने कई रियासतों को स्वतंत्रता और रियासतें दी। अब उन्होंने अपने युद्धों में एक राजा को दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर दिया, वही फूट डालो राज करो की नीति। ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम्पल्स जब आप देंगे, इतिहास के साथ चीज़ों को कनेक्ट करेंगे, ज्योग्राफी के साथ कनेक्ट करेंगे, या जहाँ तक जो संभव हो सकता है, तो आप एक बेहतर आंसर राइटिंग निखर कर आपकी आएगी ना। ठीक है, अब इसके बाद आर्थिक कारण क्या हो सकते हैं भाई। हम सब तरफ एक असमान आर्थिक विकास विद्यमान है। असमानता को क्षेत्रवाद जो है बहुत प्रमुख कारण मानता है कि एक राज्य बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है और एक राज्य पिछड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये जो असमानता व्याप्त है वो कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद की मांग ज़्यादा करेगा। ठीक है, वैसे बस्तर क्षेत्र के अबूझमाड़ क्षेत्र और नया रायपुर असमान आर्थिक विकास को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर चाहे आप इसको स्किप कर सकते हैं, अगर आपको आपकी नज़र में कोई तो ऐसे उदाहरण है तो आप वो भी दे सकते हैं। ठीक है, अब जैसे सांस्कृतिक और धार्मिक कारण, संस्कृति में विविधता। दक्षिण भारत में जो स्वयं कई क्षेत्रों से मिलकर बना क्षेत्र है, जो देश के बाकी हिस्सों से स्पष्ट रूप से अलग दिखता है हमें। यहाँ तक कि ईस्ट भारत में देखेंगे, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से बिल्कुल जो ईस्ट इंडिया है वो नॉर्थ ईस्ट से बिल्कुल अलग है, जहाँ आदिवासी लोगों का सबसे बड़ा जमावड़ा आपको दिखाई देता है। तो ये सांस्कृतिक विविधता है जो क्षेत्रवाद की मांग को बढ़ावा देता है। ठीक है, गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक स्थानीय नेता और स्थानीय लोगों के द्वारा सम्मान, जैसे महाराष्ट्र में शिवाजी, राजस्थान में महाराणा प्रताप, असम में लचित बोरफुकन, ठीक है, बिहार में बाबू वीर कुंवर सिंह। तो इस तरह के गौरवशाली जो अतीत रहे उसके आधार पर भी कई सारे कारण दिखाई देते हैं। जाति व्यवस्था बहुत बड़ा कारण है। जनसंख्या के हर एक वर्ग में आप देखेंगे, हर एक वर्ग में जाति व्यवस्था के तहत अलग अलग सामाजिक स्थितियां सौंपी गई हैं। इसके अतिरिक्त देखेंगे, इसने सांप्रदायिकता, क्षेत्रीय आकांक्षाओं का समर्थन किया, जैसे बस्तर क्षेत्र में अबूझमाड़ क्षेत्र, नया रायपुर असमान आर्थिक विकास को दर्शाता है। तो कैसे कि धर्म और जाति और भाषा के आधार पर, या प्रजातीय निर्जातीयता के आधार पर, संस्कृति के आधार पर हमने देखा कि किस प्रकार से क्षेत्रवाद का जो उद्भव है वो हमें दिखाई देता है। ठीक है, कई सारे अनुष्ठान और त्यौहार हैं जो जनजातियों में अलग प्रकार के, नॉर्मल आप देखेंगे जो व्यक्ति हैं मेनलैंड में है जिस प्रकार से है तो उनके अलग त्यौहार हैं। तो कहीं ना कहीं वो अलग चीज़ें दर्शाने का प्रयास करते हैं, और अपने अंदर जो एक कुंठा की भावना होती है कि अरे यार हमें इस बेसिस पे थोड़ा अलग अगर मिल जाए, अलग स्टेट की बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम चीज़ों को लिंक कर पाएंगे, चीज़ों को जो है अमली जामा पहना पाएंगे। राजनीतिक प्रशासनिक कारण, देखिए किसी भी टॉपिक में आप देखेंगे इस प्रकार के मुद्दे जो होते हैं वहाँ पर राजनीतिक कारक बहुत मैटर करता है। कोई भी मुद्दा इस प्रकार का जहाँ पर असमानता की बात होती है वहाँ पर आर्थिक कारक भी बहुत मैटर करता है। ठीक है, अपने गुटी समर्थन के आधार पर मजबूत करने के लिए, अपने राष्ट्रीय दलों की भावनाओं को और अच्छा बनाने के लिए, उनका लाभ उठाने के लिए चुनाव की घोषणा करते समय इस तरह के दावे करते हैं, झूठे दावे करना, ताकि क्या है कि हम क्षेत्रता के लिए हम स्टैंड लेंगे, और आप जिस चीज़ की मांग कर रहे हैं उसको बढ़ावा देते हैं ताकि अपने वोट बैंक का एक आधार बन सके। ठीक है, जातीय कारक देखा, संसाधनों की कमी। अब जब से आप देखेंगे कि कई क्षेत्रों में बहुत सारा पानी, खाने, रहन सहन, अच्छा सब कुछ बहुत बेटर है, लेकिन दूसरे ही शहर में आप देखेंगे, दूसरे क्षेत्र में देखेंगे वहाँ पर इतना नहीं, तो ये कहीं ना कहीं कुंठा की भावना, इनमें आपस में असमानता की भावना विद्यमान होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या कारण हैं जो आपके क्षेत्रवाद की भावना को प्रबल करते हैं। ठीक है, अब भारत में क्षेत्रवाद अभी भी क्यों कायम है? इतने प्रोविजंस होने के बावजूद भी भारत में अभी भी क्षेत्रवाद की समस्या है, विद्यमान है ना। समस्या के रूप में अगर हम इसको देखें तो क्या है, आर्थिक विकास की धीमी दर, जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा। आय असमानता, राज्यों के बीच लोगों के प्रति आय बहुत अलग अलग है, कुछ आंकड़े भी यहाँ पर दिए गए। उद्योग का स्थान पैटर्न, जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र आदि में देखेंगे उद्योग की स्थापना के लिए काफ़ी पसंदीदा क्षेत्र माना गया है। वहीं बिहार, MP, असम, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में उद्योग की स्थापना की थोड़ी कमी देखी
जाती, तो ये भी एक कई बड़े कारण हैं। ठीक है, राज्यों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संगठन, भूमि सुधारों की विफलता, सामंती मानसिकता भी भारत में क्षेत्रवाद के कई कारण हैं। अब संरचनात्मक सुविधाओं की कमी, जैसे कुछ राज्यों में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है काफ़ी कमी है, जैसे बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन आप देख लीजिए, हाईवे एक्सप्रेस वे देख लीजिए, आईटी पार्क देख लीजिए, विनिर्माण इकाई देख लीजिए, सिंचाई सुविधा, कृषि उपज के लिए बाजार, तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर जो सुविधाएं हैं उसमें बहुत डिफरेंस है। आप खुद आपके सामने कई उदाहरण आपके आसपास मिल जाएंगे। राज्यों के द्वारा सामाजिक व्यय में कमी, मानव संसाधनों के विकास के लिए स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा से संबंधित कुछ विषय की आवश्यकता होती है। ठीक है, राजनीतिक और प्रशासनिक विफलता देखें तो ये संघर्ष का एक बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है कि स्वतंत्र राज्यों के लिए आंदोलन को जन्म देता है, और इसके अतिरिक्त ये राज्य में, ये क्षेत्र में निवेश को धीमा कर देता है। फॉर एग्जांपल विदर्भ, सौराष्ट्र, दार्जिलिंग, बोडोलैंड आदि की मांग जो है वो इन्हीं कारणों से देखी जाती है, जब वहाँ पर सही तरीके से प्रशासनिक जो है प्रबंध नहीं होता है, इस तरह से उनके मन में मनमुटाव आता है और चीज़ें जो है बेहतर तरीके से नहीं हो पाती, तो कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद की जो भावना है वो उसके आधार पर वो अलग एक नए राज्य की मांग करने की बात करते हैं। ठीक है, जैसे आप एक चीज़ देखेंगे, रीजनलिज्म, जो आपका ये क्षेत्रवाद है, रीजनलिज्म है जो, और डिमांड ऑफ सेपरेट स्टेट्स की बात करते हैं, क्षेत्रवाद और पृथक राज्यों की मांग। ठीक है, क्षेत्रवाद तथा पृथक राज्यों की मांग, ये दोनों कनेक्टेड ही तो है भाई। क्षेत्रवाद जब ज़्यादा प्रबल हो जाता है, नेगेटिव इम्पैक्ट डालना शुरू कर देता है इस तरह से, तो फिर आप देखेंगे नए राज्यों की मांग होना शुरू हो जाती है। इसके तहत क्या होता है कि देश के ढांचे के अंदर ही भाषा, पिछड़ापन, भौगोलिक, सांस्कृतिक कई सारी विशेषताओं के आधार पर एक अलग राज्य बनाने की, गठन होने की मांग की जाती रही है। ठीक है, इस मांग को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार पर आंदोलनों, इन सब के माध्यम से दबाव भी बनाया जाता है, और ये आंदोलन कई बार हिंसक रूप भी धारण कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आप कुछ देखेंगे, जैसे पोटी श्रीमालू की मद्रास से आंध्र प्रदेश को अलग किए जाने की मांग को लेकर आपको याद होगा 58 डेज तक आमरण अनशन के बाद उनकी मौत हो गई थी। ठीक है, किसकी? पोटी श्री रामुलू की। ठीक है, राजनीतिक दबाव ने पंडित नेहरू को अलग तेलुगु भाषी राज्य बनाने पर मजबूर किया था। वहीं आप देखते हैं 1953 में फिर क्या हुआ, 1953 में फिर एक है कि न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में पहले राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, और इस आयोग ने 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और कहा था कि इस आयोग ने राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक और वित्तीय व्यवहार्यता, आर्थिक विकास और अल्पसंख्यक हितों की रक्षा और भाषा को राज्य के पुनर्गठन का आधार बनाया, और सरकार ने इनकी संस्तुतियों को कुछ सुधार के साथ मंजूर कर लिया, और इसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पास कर दिया, और 14 स्टेट और 6 केंद्र शासित प्रदेश उस वक्त बनाए थे। वही 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना। ठीक है, 29वां राज्य बना। तो इस तरह के कुछ उदाहरण हैं जो नए राज्यों के गठन को आप जब उसमें भी पढ़ेंगे अपने लक्ष्मीकांत के चैप्टर के अंतर्गत, तो वहाँ पर बहुत डिटेल में दिया गया, तो उसकी हेल्प से भी आप वो एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिख सकते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ सिलेबस का कोई भी पार्ट अलग अलग नहीं पढ़ना है, सब कुछ कनेक्टेड है। ठीक है, अब क्षेत्रवाद का प्रभाव। ठीक है, अब क्षेत्रवाद का क्या प्रभाव पड़ेगा, आप सोचो। स्वास्थ्य क्षेत्र, अंतर समूह एकजुटता, तो अपने साझा हितों की रक्षा के लिए, भाई जब क्षेत्रवाद क्यों है, क्षेत्रवाद की भावना जब बहुत ज़्यादा हावी हो जाएगी तो हम सिर्फ अपने समूह, अपने हितों की बात करेंगे ना, तो इसका प्रभाव क्या दिखता है, तो एक संबंध बनाने में मजबूर हो जाते हैं, मतभेदों को दूर करने, ठीक है, निवासी अपने मतभेदों को दूर करने, एक साथ बंधने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वैश्विक स्तर पर बढ़ती अनिश्चितता, वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता के दौर में क्षेत्रवाद लोगों के बीच पहचान का एक स्रोत बन गया है। ये भारत के सामाजिक सांस्कृतिक ताने बाने को बनाए रखने में भी काफ़ी हद तक, जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट आप देखेंगे, अगर हम फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ बात करें तो वहाँ पर देखें किस प्रकार से क्षेत्रवाद की भावना विद्यमान होती है। हालांकि उनके प्रति कई सारे कुछ ऐसे व्यवहार हैं जो बहुत ही असहनीय भी हो जाते हैं, जिसके कारण वो अलग स्टेट की भी मांग करते हैं। क्षेत्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा एक क्षेत्र के लोगों के बीच स्वस्थ की प्रतिस्पर्धा को प्रेरित कर सकता है, इसका ये प्रभाव दिखाई दे सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे एक्सप्रेसवे, मेट्रो परियोजना जैसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के निर्माण के लिए राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा संवाद हो सकता है। ठीक है, क्षेत्रीय मान्यता, समुदाय का आंतरिक आत्मनिर्णय, चाहे भाषाई हो, आदिवासी हो, धार्मिक, उनका संयोजन प्रमुख रूप रहा है, जिसमें क्षेत्रवाद ने खुद को अभिव्यक्त करने की कोशिश भी वहाँ पर की है। ये अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट कह सकते हैं। नकारात्मक प्रभाव अगर हम देखें क्षेत्रवाद को, तो किसी विशेष क्षेत्र के प्रति वफादारी होती है तो कहीं ना कहीं राष्ट्र की भावना पर उस पर प्रभाव पड़ता है। भाई अगर
अब जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो वहाँ पर भारत के मैप को भी साथ साथ में बनाते जाइएगा, और कुछ कुछ जैसे मैंने कुछ कुछ चीज़ें आपको कोड की हैं तो वहाँ पर उनका मेंशन करते जाइएगा, भाई किसकी किसकी बात की जा रही है, किस किस क्षेत्र की बात की जा रही है। तो उसको आप छोटा सा मैप बना के, बहुत पर्टिकुलर करने की ज़रूरत नहीं, छोटा सा मैप बनाकर वहाँ पर उसको लोकेट करने की कोशिश करिएगा, तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है। राजनीतिक लाभ के लिए शोषण हम सबको पता है। ठीक है। लोगों के खिलाफ स्थानीय लोगों के बीच अवमान पैदा करना, देखेंगे नतीजन क्या होता है, ये क्षेत्र विभाजन को बढ़ावा देता है और पहचान की राजनीति को बढ़ावा देता है। असंतुलित विकास अगर आप देखें, क्षेत्रवादी अलगाववादी मांगों को बढ़ावा देता है, जैसे राज्य के रूप में विदर्भ की मांग करना। तो ये सब क्या है, ये सब चीज़ें क्या है, क्षेत्रवाद जो है वो राष्ट्रवाद की भावना को पीछे छोड़ देता है ना। नए राज्य के गठन की जब मांग होती है तो आपको क्या लगता है कि पीछे कितना कुछ उसके होता है जो बाकी राज्यों पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालता है। ठीक है। उदाहरण के लिए गन्ना के लिए MSP महाराष्ट्र में देखेंगे, महाराष्ट्र में किसानों के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन जब इसे सभी राज्यों के लिए लागू किया गया तो इसका यूपी, बिहार, हरियाणा के किसानों पर विरोध का सामना करना पड़ा। तो इस तरह की चीज़ें कि कैसे सब चीज़ को समेकित रूप से लेकर चलें, है ना। तो अब यहाँ पर ये चीज़ें देखिए, ये राष्ट्रीयता एकता को जो खतरा तो पैदा करते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे को प्राथमिकता देते हैं, राष्ट्र हित से पहले क्षेत्र की बात करते हैं। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का बहुत ज़्यादा इस तरह से चीज़ों में उदय हो जाता है कि वो जब मीठी मीठी बातें करके इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, सिर को बहलाकर क्षेत्रवाद की भावना को ज़्यादा पैदा करते। गठबंधन सरकार में अड़ंगा, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति कमज़ोर, केंद्र और गठबंधन सरकार के कारण ये काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। हिंसक विरोध तो क्षेत्रीय कारणों से जन लामबंदी हिंसक के रूप में ले रही, जैसे कि आंध्र प्रदेश के बंटवारे के बाद पूरे राज्य में हिंसक आंदोलन कई सारे हुए हैं। अब जैसे क्षेत्रवाद की समस्या से निपटने के लिए अगर आप देखें तो उपाय क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है। हमें प्रश्न में सिर्फ नेगेटिव चीज़ें तो नहीं लिखनी है, हम इसके सॉल्यूशंस भी बता सकते हैं, जैसे कि सरकार के क्या क्या प्रयास हुए। जैसे क्षेत्रवाद अपनी प्रकृति में बहुत ही जटिल और कई सारी समस्याओं को लेकर चलता है। जैसे स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग ने जोर पकड़ ली थी, और इसी के अनुरूप आप देखते हैं 1953 में जो केस आपको बताया, राज्य पुनर्गठन आयोग को गठित किया गया कि भाषाई आधार पर अब राज्यों का गठन किया जाएगा। ठीक है। क्षेत्रवाद की समस्या से पैदा हुए विकास के लिए बहुत हद तक गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्या भी जिम्मेदार माना जाती हैं। इसके लिए चलाई जाने वाली सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन में निरंतरता बनाए रखने के लिए ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने का जो अभाव है वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। और इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखकर गवर्नमेंट ने क्या किया, 1959 में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। फिर केंद्र राज्य के मध्य जो हुआ, वित्तीय संसाधनों की असमान व्यवस्था भी राज्यों के मध्य असंतोष की भावना उत्पन्न करती है। तो भारतीय शासन व्यवस्था में राजकोषीय संघवाद की अवधारणा को भी स्वीकार किया गया। वहीं आप देखते हैं सन 2000 में भी 3 राज्य जैसे उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड का गठन किया गया। ठीक है। ये यहाँ पर व्यवहारिक बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, इसके बेसिस पर इनको जो है यहाँ पर अलग अलग किया गया। और फिर आप देखेंगे देश में समय समय पर उठने वाले नए राज्यों की निर्माण की मांग और क्षेत्रवादी भावनाओं से प्रभावित होने वाले मुद्दों के समाधान के लिए, जैसे वर्तमान में आप देखेंगे भारत में क्षेत्रवाद का पर्याय बन चुके तेलंगाना मुद्दे को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार ने 2010 में श्री कृष्ण समिति का गठन किया था। किसका? श्री कृष्ण समिति का गठन किया था। तो इस तरह की समितियों का नाम आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ये सब आपको लक्ष्मीकांत, ठीक है, ये मैं क्यों बता रही हूँ, जब आप लक्ष्मीकांत का चैप्टर पढ़ेंगे नए राज्यों का पुनर्गठन, उसके अंतर्गत मिलेगा, तो इसके साथ साथ उस टॉपिक को ही पढ़िएगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी हैं। तो इसी तरह से आपको करना है बस। बाकी ये कि कल के लेक्चर में कोशिश करेंगे कि क्षेत्रवाद से संबंधित जहाँ तक जितने प्रश्न संभव हो सकेंगे उसको वहाँ पर मैं क्वेश्चन और आंसर राइटिंग में उसको वहाँ पर कराऊंगी, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं उनको। ठीक है। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहाँ पर इतना ही रखते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ आई हैं। जितने प्रश्न पूछे गए हैं उसी के इर्द गिर्द इस टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स को लिया गया है। बहुत सारी चीज़ों को नहीं डाला गया है, क्योंकि ज़्यादातर आप देखेंगे 2020 में लास्ट प्रश्न पूछा गया था। और इस तरह के कोई मुद्दा अगर करंट में चल रहा होगा तो उसको मेंशन करिएगा। तो क्या होता है कि आप करंट से भी जुड़े होते हैं तो बेहतर आंसर राइटिंग करते हैं, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी आंसर राइटिंग में दिखाई पड़ता है। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।